दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट के उपचार के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में हैं तो शायद आप भी इसी स्थिति में हैं, एक भ्रमित व्यक्ति की तरह जानकारी खोज रहे हैं क्योंकि आपका डॉक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट और जिन लोगों से आपने पूछा वे इस चोट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। संभवतः आप उन दो प्रकार के मरीजों में से एक हैं जिन्होंने या तो बाइक से गिरकर चोट खाई है या किसी अन्य दुर्घटना का शिकार हुए हैं और अपनी बाह की ताकत खो दी है और फिर पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। उनमें से एक वह है जिसने बाइक से गिरने की चोट खाई है। यह एक ऐसी चोट थी जिसने अधिक प्रभाव डाला, बाह के क्षेत्र में ताकत खो गई और फिर अस्पताल में जब तक उन्होंने जांच की, एक सीटी स्कैन की मांग की, देखा कि ताकत नहीं थी, सोचा कि यह दर्द के कारण है। वहां किसी को बुलाया जिसने कहा, देखो मुझे लगता है कि यह ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट है, इसलिए बाह नहीं हिल रही है, कुछ गंभीर नहीं है, उसे छुट्टी दे सकते हैं। और फिर वह बाद में एक डॉक्टर से मिलता है। तो यह एक प्रकार का मरीज है और दूसरा वह है जिसकी चोट बहुत गंभीर है, जो आईसीयू में जाता है, उसके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, ह्यूमरस की फ्रैक्चर होती है, ब्रेन, छाती, वह कोमा में चला जाता है और डॉक्टर निम्नलिखित कहते हैं। उस बाह की चोट वह अब सबसे छोटी समस्या है। पहले हमें उसकी जान बचानी है और फिर हम उसकी बाह की चिंता करेंगे और आप बेहतर होते जाते हैं, ड्रेन निकालते हैं, बात करना शुरू करते हैं, हिलते हैं, बाह सामान्य नहीं होती, अब छुट्टी दे रहा हूँ, आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ समाधान करेंगे। आप दिन का इंतजार करते हैं जब आप डॉक्टर विशेषज्ञ से मिलेंगे जो प्लेक्सस की चोट में विशेषज्ञ है, जो आपकी समस्या का समाधान कर सकेगा। और परामर्श में आपको ठंडे पानी का झटका लगता है। वह आपके पास आता है, आपकी बाह को देखता है, थोड़ी शंका में रहता है और कहता है, मुझे लगता है यह प्लेक्सस की चोट लगती है। ब्रैकियल, मैं कुछ परीक्षणों के लिए कहूंगा ताकि देख सकूं। दोस्तों, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आप इस तरह से खोए न रहें, इधर उधर जाते हुए और खराब जानकारी से हतोत्साहित होते हुए। संभवतः इस डॉक्टर ने कहा यही तरीका है जिससे आप रहेंगे। बाह को दफना दो, कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। लगभग सभी मरीज जिनका मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट का इलाज किया, पहली मुलाकात में हतोत्साहित हो गए थे। इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आप अच्छे पेशेवरों को खोज सकें, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को खोज सकें और सच में जान सकें आपकी चोट का इलाज क्या है। अंत तक बने रहें क्योंकि मैं कुछ सुझाव दूंगा जो आपके लिए आवश्यक हैं। पहला सुझाव यह है कि गलत जानकारी पर ध्यान न दें। आप इंटरनेट पर उन लोगों को खोजेंगे जिन्होंने गलत इलाज करवाया है। आप डॉक्टरों को पाएंगे जो आपसे कहेंगे कि कोई फायदा नहीं है, कि आप ऐसे ही रहेंगे, कि ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। यह गलत है। यहाँ तक कि मैं यहाँ कई मरीजों को पोस्ट करता हूँ जिन्होंने सर्जरी करवाई और बेहतर हुए। बिल्कुल व्यक्ति पहले जैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे गंभीर नस की चोट लगी थी। हालांकि आप आज अपनी स्थिति से काफी बेहतर हो सकते हैं। सही इलाज करना न छोड़े। समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किंग डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए जो संभवतः आपकी चोट में आपकी मदद कर सकते हैं। उनमें से एक मेरा मामला है जो कि न्यूरोसर्जन है, जो परिधीय नसों के क्षेत्र में काम करता है। दूसरा डॉक्टर हाथ का सर्जन है जो परिधीय नसों की सर्जरी करता है। कुछ अधिक दुर्लभ मामलों में प्लास्टिक सर्जन माइक्रोसर्जरी करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश डॉक्टर जो ब्रैकियल प्लेक्सस का ऑपरेशन करते हैं वे प्लास्टिक सर्जन होते हैं। यह ब्राजील में अधिकांश न्यूरोसर्जन और हाथ के सर्जन होते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा के बावजूद कुछ लोग कहते हैं, न्यूरोसर्जन बेहतर ऑपरेशन करता है या हाथ का सर्जन बेहतर ऑपरेशन करता है। नहीं, दोनों समान रूप से ऑपरेशन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कौन वास्तव में इस क्षेत्र में काम करता है। तो यह देखें कि क्या यह डॉक्टर इस प्रकार की सर्जरी काफी करता है, क्या उसके पास अन्य मरीज हैं जिन्होंने यह सर्जरी करवाई है जिनसे आप बात कर सकते हैं। क्या समूहों में लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि वह एक अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने उनकी सर्जरी करवाई और अच्छी प्रतिक्रिया पाई। यही सफलता की कुंजी है। आपका आयातित कार मोटरसाइकिल की दुकान में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि क्या करना है। आप कह सकते हैं कि वे कुछ उपाय करेंगे, लेकिन अंत में आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और सर्जरी के बाद यह जानना बहुत दुखद होता है कि आपने गलत डॉक्टर चुना। इसलिए अच्छे विशेषज्ञों की तलाश करें। उस डॉक्टर को खोजने के बाद वह आपकी चोट की गंभीरता को समझने के लिए कुछ परीक्षण करवाएगा। क्या वह हल्की है, क्या वह गंभीर है, क्या कई नसों का अवल्शन हुआ है। हमारे पास यहाँ वीडियो हैं जो बताते हैं कि अवल्शन क्या है।
या अगर आप खुद ही ठीक हो जाएंगे और सर्जरी की जरूरत नहीं है। हल्के मामलों में जब मरीज कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से हाथ की गति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देता है, वयस्कों में प्लेक्सस की चोट में यह अत्यंत दुर्लभ होता है। दुर्भाग्यवश यह एक सच्चाई है। 90% से अधिक लोग जिनके पास मोटरसाइकिल से गिरने के बाद ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट होती है, उन्हें सर्जरी की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर आप एक मरीज हैं, मैंने इस कंधे की गति में सुधार किया है। यह कंधे की गति डुप्लेक्सो नस की नहीं है। भले ही यह काम कर रहा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने हाथ की गति में सुधार किया है, लेकिन मेरा हाथ गिरा हुआ है। मेरे पास कोहनी मोड़ने की ताकत नहीं है और न ही कंधा उठाने की। फिर भी हो सकता है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता हो और इसके चांस अधिक हैं। क्योंकि कल्पना करें कि नस आपके हाथ तक पुनर्जीवित हो गई है, लेकिन उसने बाइसेप्स और कंधे को काम नहीं करने दिया। बाइसेप्स और कंधे बड़े मांसपेशियां हैं और वे हाथ की गति से पहले आते हैं। तो शायद कंधे और बाइसेप्स की नसें अधिक महत्वपूर्ण तरीके से चोटिल हुई हैं। ध्यान रखें, अपने दिमाग में किसी गलत जानकारी या किसी की गलत बात को न रखें। अपने अंतिम परिणाम को प्रभावित न करने दें। मैं कुछ मरीजों को देखता हूं जो अचानक 2 साल बाद आते हैं। डॉक्टर, मैंने फिजियोथेरेपी की। जिस डॉक्टर से मैंने परामर्श किया उसने कहा कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं फिजियो करता रहा, सोचता रहा कि यह ठीक हो जाएगा। मेरा हाथ वापस आ गया, लेकिन मेरी कोहनी जेब में रहती है। मेरा हाथ वापस आ गया, लेकिन मेरी कोहनी जेब में रहती है। 2 साल बाद जो हम कर सकते हैं वह बहुत कम है उसकी तुलना में जो मरीज 6 महीने के भीतर ऑपरेशन करवाकर प्राप्त कर सकता है। तो फिजियोथेरेपी करें, डॉक्टर से परामर्श लें, परीक्षण कराएं, क्योंकि यह एक बड़ा अंतर पैदा करेगा। और योजना बनाएं। यदि अचानक भी अगर 6 महीने तक कोहनी का मूवमेंट नहीं आता तो मैं सर्जरी कराऊंगा। यह एक योजना है। अरे, फिजियोथेरेपी में करते हैं, वापस आओ 8 महीने बाद। अरे लेकिन डॉक्टर, अगर मेरे मूवमेंट 8 महीने में वापस नहीं आते तो हम क्या करेंगे? अरे बाद में देखेंगे नहीं, हमें सोचना होगा कि हम क्या करेंगे। हमें एक योजना बनानी होगी और अगर सुधार होता है तो यह योजना शायद और लंबी हो सकती है। अरे तो चलो इंतजार करते हैं। नहीं, अगर इस दिन तक सुधार नहीं होता तो सर्जरी की जरूरत होगी। क्लिनिक से बाहर निकलते समय सुरक्षित महसूस होता है तो फिर से खोजें। हम पहले की सलाह पर वापस आते हैं। एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे विशेषज्ञ की खोज करें। चोट के बाद फिजियोथेरेपी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ मरीज आपातकालीन सेवा से एक स्लिंग के साथ बाहर आते हैं। हाथ को वहां फंसा हुआ रखते हैं, इस डर से कि कहीं नस की चोट न हो जाए। और फिर 6 महीने बाद जब स्लिंग हटाने की कोशिश करते हैं तो हाथ उसी स्थिति में रहता है, कठोर हो जाता है। इतने लंबे समय तक वह उसी स्थिति में रहा। ध्यान दें, हमारी जोड़ों को गति की आवश्यकता होती है। अगर हम उन्हें एक ही स्थिति में स्थिर रखते हैं क्योंकि मांसपेशी नहीं हिलती, क्योंकि आप स्लिंग में रहे, तो आपका हाथ कठोर हो जाएगा, आपका कंधा कठोर हो जाएगा और भले ही आप सर्जरी के बाद गति वापस लाएं, आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा। स्लिंग में रहने का कोई कारण नहीं है। 24 घंटे आप घर से बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए या क्योंकि आपको अच्छा लगता है स्लिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको इसे हटाना होगा और स्ट्रेचिंग करनी होगी। हमारे चैनल पर वीडियो हैं और मेरी वेबसाइट पर जानकारी है कौन से स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं ताकि जोड़ों को कठोर न होने दें। और आपको यह करना होगा क्योंकि यह आपकी रिकवरी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे डॉक्टर, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी में गया और फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे स्ट्रेच किया। ठीक है, लेकिन फिजियोथेरेपी आपको कुछ ही मिनटों के लिए स्ट्रेच करती है। सप्ताह में 2-3 बार अधिकतम। स्ट्रेचिंग और जोड़ों की गतिविधियां हर दिन की जानी चाहिए। तो अपने हाथ को स्ट्रेच करें, अपने बाजू को स्ट्रेच करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद है कि हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ प्रकार के मरीज होते हैं जब चोट लगती है। हमारे पास कुछ प्रकार के मरीज भी होते हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता होगी। वह मरीज होता है जिसकी चोट बहुत गंभीर होती है, जिसके हाथ न तो हाथ की, न कोहनी की, न कंधे की कोई भी गतिविधि नहीं होती और उसका हाथ पूरी तरह से लटक जाता है। और हमारे पास वह मरीज होता है जिसकी आंशिक चोट होती है, उसके हाथ में कुछ गतिविधि होती है और कभी कभी कोहनी में भी कुछ होती है। इन दोनों मरीजों की फिजियोथेरेपी बहुत अलग होती है। क्या पूरा घाव है? दुर्भाग्यवश उसका सबसे महत्वपूर्ण उपचार सर्जरी है। उसे मांसपेशियों को जितनी जल्दी हो सके पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसकी फिजियोथेरेपी अधिकतर खिंचाव,
रिलीज दर्द का उपचार होती है क्योंकि कुछ भी सक्रिय नहीं होता, इसलिए उसे सर्जरी करनी पड़ती है। जिस मरीज के पास कुछ गतिविधि होती है वह वास्तव में पुनर्वास से बहुत अधिक लाभ उठा सकता है, विशेष रूप से उन मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ जो अच्छी होती हैं, अर्थात उनकी अधिक ताकत प्राप्त करने के लिए और यहाँ तक कि सर्जरी में उनका उपयोग करके अन्य गतिविधियों को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए। इसलिए हम इसे दाता मांसपेशियों का सुदृढ़ीकरण कहते हैं। यदि आपके पास हाथ की कुछ गतिविधि है और आप कुछ समय बाद सर्जरी करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी पुनर्वास प्रक्रिया को न छोड़े। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉ. थॉमस, तो मेरी सर्जरी में लगभग 1 साल लगेगा क्योंकि मैं पहले पुनर्वास की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सर्जरी जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। कब? 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने? नहीं, कोई सटीक विज्ञान नहीं है। हर मरीज अलग होता है। जो हम जानते हैं वह यह है कि यदि आपको सर्जरी की आवश्यकता होगी, अर्थात एक समय के बाद आपको ताकत में और कोई लाभ नहीं होगा, वही सबसे महत्वपूर्ण समय है जब आपको ऑपरेशन करना चाहिए। तो मैंने अपने हाथ की गति में काफी सुधार किया, लेकिन मेरी कोहनी को मोड़ने में कोई सुधार नहीं हुआ और मुझे यकीन है कि इसमें और सुधार नहीं होगा क्योंकि मेरी जाँच में दिखाया गया कि पुनः संचार का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही 1-2 महीने इंतजार किया और इस मांसपेशी में कोई सुधार नहीं हुआ और मेरी स्थिति स्थिर हो गई। तो आपको जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशी का क्षय शुरू हो जाता है और अगर आप बहुत समय लेते हैं तो बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। दुनिया डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन कराने बेकार है। आपने 2 साल बाद ऑपरेशन किया, नस मांसपेशी तक पहुँचने पर मांसपेशी को उत्तेजित करने कुछ नहीं होगा और सर्जरी काम नहीं करेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। यह स्पष्ट है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की सर्जरी नहीं करेंगे जो खुद ही ठीक हो जाएगा, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अच्छे पेशेवर की निगरानी जरूरी है। सर्जरी की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, क्योंकि हम इस चैनल पर अन्य वीडियो में सर्जरी पर चर्चा करेंगे। प्रक्रिया सामान्य एनेस्थीसिया से होती है। आप 1 दिन अस्पताल में रहते हैं और सर्जरी के बाद आप स्लिंग के साथ बाहर निकलेंगे जिसमें हाथ बंधा होगा। अब हाँ, स्लिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप इसे अपने हाथ से नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ को सीधा करते हैं तो आप उस सिलाई को खो देते हैं जो हमने नस की थी। तो ऑपरेशन के बाद 21 दिन दुर्भाग्यवश आपको स्लिंग के साथ रहना होगा। यह है, जोड़ कठोर हो जाएंगे, इसलिए इस सर्जरी को करने से पहले खिंचाव करें ताकि आप पहले से ही उन्हें अच्छी तरह से ढीला कर सकें और फिर आप वह सब कुछ नहीं खोएंगे जो आपने किया था। खिंचाव, ठीक है। और फिर सर्जरी के बाद उपचार, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास है जो मैं सबको बताता हूँ। यह ऐसा है कि आपने डॉक्टर थॉमस के साथ ऑपरेशन किया तो आप 6 महीने बाद इंतजार करेंगे। आप सुबह उठेंगे और ऐसा कहेंगे, देखो मेरा हाथ फिर से काम करने लगा। डॉक्टर थॉमस वाकई अच्छे थे, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर जगह से लोग मेरे पास सर्जरी कराने आते। लोग आते हैं, लेकिन मैं ऐसे चमत्कार नहीं करता। तो आज मेरी विशेषता यह है कि मैं अपने मरीज से बात करता हूं और उसे समझाता हूं, फलाना आपको हरकत करनी होगी, आपको मजबूत बनना होगा और आपको हर हरकत को हासिल करना होगा। आप एक दिन सुबह उठेंगे और अचानक आपका हाथ खुद से नहीं हिलेगा। आप यह जानेंगे कि वह हिल रहा है जब आप उस हरकत को करने की कोशिश करेंगे और फिर यह एक बहुत छोटी चीज होगी। फिर उसके बाद यह एक अधिक मजबूत हरकत उत्पन्न करेगा। फिर आप गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ताकत नहीं होगी और अंत में आपके पास ताकत होगी और आप गुरुत्वाकर्षण पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह सब हम 6 महीने, 1 साल, यहाँ तक कि सर्जरी के 2-3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो एक मरीज जो ऑपरेशन के बाद बहुत मेहनत करता है उसकी तुलना में जो कुछ भी नहीं करता उसे बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उपचार को समझा है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अपने उतार चढ़ाव का आनंद लें और आपकी सड़क जो पहले गड्ढों से भरी और खोई हुई थी अब एक सीधी रेखा में चल रही हो यहाँ से आगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसने किसी भी तरह से आपकी मदद की, भले ही मैं आपका डॉक्टर न हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे पसंद करें और उन लोगों को भेजें जो आपके जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस उपचार के अंत में बेहतर गुणवत्ता और बेहतर परिणाम मिल सके। फिर मिलेंगे।